हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके जो स्टडीज़ वो भी अच्छे चल रहे होंगे। तो आई होप कि लास्ट क्लास आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं बताया था कि कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्लास मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों का पार्लियामेंट है वो सॉवरन है कि नहीं, वो मैं बता देता हूँ कि हम लोगों का पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो जितने भी पावर, जितने भी कुछ भी है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का जितने पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करता है। तो इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। जहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जिसे ब्रिटेन में वहीं पे पार्लियामेंट सॉवरन है, ठीक है। इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए फिर ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये चैप्टर 4 है और ये 6th एडिशन में चैप्टर 4 में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे प्रियम्बल का मतलब आप लोगों को बताता हूँ कि प्रियम्बल है क्या, इसका जो मतलब मीनिंग है वो समझना होगा हम लोगों को पहले। तो इसको आप कह सकते हो एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो मतलब बुक के समरी होता है ना, एक अगर आप किसी भी बुक या उठा लेते हो तो उसमें जो समरी दिया रहता है उसको आप एज ए प्रेम्बल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये समरी ऑफ बुक भी कह सकते हो, ठीक है। तो हर बुक में एक समरी दिया रहता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल कहा गया है, ठीक है। या फिर ये इंट्रोडक्शंस भी कह सकते हो कि जो में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया, उन लोगों के मतलब एक छोटा सा मतलब समरी दे दिया प्रेम्बल में। तो अगर आप प्रेम्बल रीड करते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो ये जो प्रेम्बल है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो फर्स्ट टाइम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फर्स्ट था जो प्रेम्बल से बिगिन हुआ था। तो ये आप कह सकते हो कि जो इंडिया का प्रेम्बल है वो कंसेप्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो यह याद रखना कि फर्स्ट कौन से मतलब कंट्री ने प्रेम्बल फ्रेम किया था, तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। तो आफ्टर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस, ठीक है। द टर्म प्रेम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो प्रेम्बल वो जो टर्म है वो रेफर्स करते हैं इंट्रोडक्शन, प्रीफेस ऑफ द, या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप मतलब अपनी भाषा में कह सकते हो समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ द बुक, या फिर इंट्रोडक्शंस, ठीक है। ये सारे आप मतलब अपने कंसेप्ट के लिए आप समझ अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है बहुत बल्कि है। आप अगर आप वैसे तो आप लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बल्कि है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। तो बुक भी उतना मोटा होगा, ठीक है। इसलिए इसका सामरी और एसेंस छोटा करके आप लोगों को एज ए कंसेप्ट देने के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो एन ए पालखीवाला, एन एमिनियन जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एन ए पालखीवाला है, उन्होंने क्या बोला कि प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, कहीं पे भी जॉब करते हो, तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है ना, ताकि आपका पहचान बने, ठीक है। अगर आप जब एंट्री करते हो तो आपको तो नहीं पूछेगा कि आपका बायोडाटा क्या है, आपको मतलब आपका अंदर क्या है, आपका मतलब जो भी डिटेल्स वो क्या है, आपको तो ऐसे प्रूफ करने को नहीं देगा ना। सिर्फ आपको जो आइडेंटिटी कार्ड है
वो दिखा देने से आपको पता चल जाए कि आप इस इंस्टीट्यूशंस का मेंबर हो, ठीक है। उस आइडेंटिटी कार्ड में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ए होल ब्लड ग्रुप सब दिया, एड्रेस सब दिया रहता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रेम्बल में सब कुछ दिया हुआ है जो जो वो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। ये आप कह सकते हो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट आप देखते हो कि द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। वो किसने ड्राफ्ट किया था ये याद रखना, किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फ्रेम हुआ था? 1946 को, ठीक है। ये याद रखना डेट, मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब ये सारे डेट्स, ठीक है, कब कहाँ कहीं मतलब जगह कहाँ पे फ्रेम हुआ था, ठीक है, ये सारे आप लोगों को याद रखना जरूरी है। और अभी देखो, अभी क्या है कि आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट क्लियर के लिए ये सारे चैप्टर्स है। जैसे मान लो लास्ट क्लास में जो चैप्टर्स हो गया, अभी का जो चैप्टर्स है, ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए चल रहा है, ठीक है। जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पार्लियामेंट, वहाँ पे आप लोगों को मतलब डिटेल्स में डिस्कस होगा, ठीक है। जब अमेंडमेंट्स का अलग एक चैप्टर्स है, ठीक है, वैसे है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इट हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 व्हिच एडेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, SSI, ठीक है। तो पहले सिर्फ जब इनिशियली था 1949 में, तब सिर्फ 3 वर्ड था, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, और सेकुलर, ठीक है, सॉरी सेकुलर नहीं होगा, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सॉवरन, ठीक है, DRS, ठीक है, DRS डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सॉवरन, ठीक है। इनिशियली ये था, बाद में 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये SSI सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड किया गया है, ठीक है। ये याद रखना, ये मतलब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल। ये जो प्रेम्बल है, जो क्लास 6 to 10 के एनसीईआरटी या फिर 11-12 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, कोई भी एनसीईआरटी उठा लेना, पहले इसको प्रेम्बल दिया रहता है, क्योंकि ये हम लोगों को रटा हुआ मतलब आप लोग रट लेना, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी मेंस में, यूपीएससी मेंस या फिर कोई स्टेट पीसीएस में मेंस पे मतलब पूछता है कि प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है। नीचे नीचे देखेंगे, पहले हम लोग सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो पांच टर्म है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि सॉवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है। ये जो फिर देखते हैं कि सिक्योर टू ऑल एज सिटीजन, क्या सिक्योर करते हैं? जस्टिस। जस्टिस किस किस में, किस किस चीज़ों में जस्टिस देता है? कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जैसे मान लो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस से, तो अगर सोसाइटी में मतलब रिच पीपल एक है, ठीक है, 10 में से एक, ठीक है, 10 में से एक पीपल रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, और बाकी 9, ठीक है, बहुत मतलब पोर है, तो ये इनजस्टिस है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इस ये 9 लोगों को मतलब फंड प्रोवाइड करेगा। जैसे अभी बीपीएल फैमिलीज हो, ठीक है, अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री सिलेंडर, ठीक है, फ्री फूड, वैसे बहुत सारी स्कीम्स मतलब निकल के लाया, ताकि इन लोगों को जो प्रोवाइड मतलब ये जो एक आदमी को जो मिल रहा है, इन लोगों को मिले, ताकि इन दोनों में जस्टिस का बैलेंस बना रहे। नहीं तो क्या होगा, सोसाइटी में ये जो 9 लोग हैं, ये मिलके क्या करेगा, ये एक जो एक रिच पीपल है,
इसको मतलब कभी चोरी करेगा, इसको मारेगा, मतलब अलग तरह तरीके से मतलब वो मतलब चीज़ों को डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मतलब जैसे मान लो आर्टिकल 14 to 18 इक्वलिटी के बारे में बताया। वो हम सब फंडामेंटल राइट्स मतलब राइट्स पे डिस्कस करेंगे, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। तो वहाँ पे भी बोला गया कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये बहुत सारे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो वही वही बता रहा था, ठीक है। तो अभी फिर क्या है कि जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी का मतलब क्या है, ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है कि जो मतलब आप लोगों को फ्रीडम दिया गया है, ठीक है, आज़ादी, एक तरह मतलब सिंपल कंसेप्ट पे कह सकते हो कि आज़ादी मतलब आप लोगों को फ्रीडम दिया गया कि आप लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ठीक है, एक्सप्रेशन, आप लोगों को लिबर्टी दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गाली गलौज करे, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ भी बोले, ठीक है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, बहुत इसमें भी आर्टिकल जो 19 में है उसमें भी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जैसे आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। So in our Constituent Assembly, this 26th day of November 20, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। 1949 नवंबर को, 26 नवंबर को इसको हम लोगों को मतलब खुद पे लागू किया, ठीक है। मतलब इनिशियली रेडी हुआ, फिर जब 26 जनवरी 1950 को फाइनली मतलब एडोप्ट मतलब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है। द प्रिएम्बल रिवील 4 इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट्स, 4 इंग्रेडिएंट है, जैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है कि ये मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग, ठीक है, विद द पीपुल, ठीक है। द प्रिएम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स, ठीक है, इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हम इंडिया के जो सिटीजन्स है वो ज़्यादा पावरफुल है इन इस कंट्री में, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो मतलब एमएलएज एमपीज होते हैं वो हम इलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको पावर देते हैं ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी मतलब देश के कैसे चल, जैसे मान लो आप बहुत सारे मतलब एक सोसाइटी में आप रह रहे हो, ठीक है, सोसाइटी का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कैसे चलना चाहिए, क्या मतलब बजट होना चाहिए महीने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब मिल के सोचेगा, तो एक हम लोग सोचेंगे कि 2-3 लोगों को ऐसे इलेक्ट करेंगे तो वो सोचेगा हम लोगों के लिए, ठीक है, वैसे ही हम ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर क्या गया, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जस्टिस, स्पेसिफाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, ये याद रखना, जो इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर डेट ऑफ एडोप्टेशन, कब एडोप्ट किया गया था, 26 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इसको एडोप्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में, जो प्रेम्बल के मतलब की वर्ड्स है उसको। तो की वर्ड्स इन द प्रेम्बल, क्या क्या की वर्ड्स है, सर्टेन की वर्ड्स, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर एक्सप्लेन एज फॉलोज, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सॉवरेन। व्हाट इज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है कि सुप्रीम अथॉरिटी या फिर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कि जो भी अथॉरिटी बनेगा उस पर ना बाहर से किसी का पावर कंट्रोल होगा, ना मतलब ये किसी के बातों पे चलेगा, ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सॉवरेन का मतलब है ए इंडिपेंडेंट स्टेट। द वर्ड सॉवरेन implies that India is neither a dependence or nor a dominion of any other nations but an independent state।
ये हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो याद देख लेना, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलेगा कि इंडिया तो सॉवरन है, फिर जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यूएन क्यों ज्वाइन किया। तो वो यूनियन यूएन जो इंडिया ज्वाइन किया वो अपने मर्जी से हट भी सकता है, ठीक है, वो याद रखना। तो सॉवरन का मतलब पता चल गया। तो ये जितने सारे लाइन्स है वो आप रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉवरन का मतलब समझना कि इंडिपेंडेंट स्टेट, या फिर कोई मतलब किसी पे ना डिपेंडेंसी है ना कोई अलग नेशंस या फिर अलग अथॉरिटी आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा डिस्कस करूंगा क्योंकि सोशलिस्ट है और एक होता है कैपिटलिस्ट, ठीक है। शायद आप लोग नाम सुना होगा, कैपिटलिस्ट, ठीक है। एक होता है सोशलिस्ट, एक कैपिटलिस्ट। सो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, वो ज़्यादा ध्यान रखता है प्रॉफिट में, ठीक है। और सोशलिस्ट में क्या होता है, वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचेगा, ठीक है। सोशलिस्ट में नंबर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत कम होगा या फिर नहीं भी, मतलब ज़ीरो, ठीक है। अब ज़ीरो मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़ीरो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें कैपिटलिस्ट में मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब जो भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट पे ध्यान देता है तो इसलिए प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट में क्या होगा, जो मतलब रिच है वो रिच ही बनते जाएगा, रिचार रिचार, ठीक है। और जो पोर है वो ज़्यादा पोर बनता जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटलिस्ट का डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशलिस्ट पे क्या है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976, जो 1976 में इसको ऐड किया गया है, मैंने पहले बताया था डेमोक्रेटिक डीआरएस, ये याद रखना, डीआरएस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सोवरेन, ये पहले था, बाद में सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर इंटीग्रिटी ऐड किया गया, ठीक है, 1976 में। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोला वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इंडिया में क्या है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया है। और इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म ये कहाँ पे है, ठीक है, ये चाइना में है, ठीक है। तो विच इन्वॉल्व द नेशनलिज्म एंड ऑल। तो इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड, ठीक है। एज अ सुप्रीम कोर्ट सेज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, ठीक है, ignorance, disease and inequality of opportunities. इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म। ये जो सोशलिस्ट कंट्री है ये कार्ल मार्क्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इंडिया का जो सोशलिज्म है, ठीक है, वो ब्लेंड ऑफ कार्ल मार्क्स एंड गांधीज्म, लीनिंग हेविली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। गांधी गांधी मतलब गांधी जी के सोशलिज्म पे ज्यादा लीनिंग है, ठीक है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन and globalization has however diluted the socialist credentials of the Indian state। क्योंकि जब एलपीजी आया था, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, सॉरी, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, तब से थोड़ा इंडिया का जो मतलब है थोड़ा कैपिटलिस्ट पे मतलब थोड़ा लीन हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी हो, आप तो फुल्ली सोशलिस्ट हो नहीं ना, तो आप अगर थोड़ा कैपिटलिस्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो मतलब कंट्री है वो ग्रो कैसे करेगा। तो आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स जब आया था तो उसके बाद ये जो मतलब सोशलिज्म था वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया था, ठीक है। अब अभी तो समझ में आ गया ना सोशलिस्ट का मतलब क्या है।
सोशलिस्ट का मतलब जो है वेलफेयर के बारे में सोचता है ज़्यादा गवर्नमेंट, ना कि प्राइवेट और प्रॉफिट मेकिंग में ध्यान देता है, ठीक है। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है और प्रॉफिट मेकिंग में ध्यान देता है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और आफ्टर 1991 इंडिया का क्या हुआ, जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल था वो डाइल्यूट हो गया था थोड़ा, ठीक है, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट, सेकुलर। The term secular too was added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब क्या है, आप लोगों को तो पता है कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मान लो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स है, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इस स्कीम्स को जितने भी लोग हैं, मान लो यहाँ पे 3 लोग हैं, तो इनको अगर गवर्नमेंट स्कीम देगा, ये नहीं, ये बोल के नहीं देगा कि हिंदू के नाम पे देगा, मुस्लिम के नाम पे देगा, तो ये किसी रिलीजन के नाम पे ये डिसाइड नहीं करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेगा। ये मतलब सबको समान के हिसाब से देगा कि एज ए इंडियन सिटीजन सबको ये स्कीम मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा मतलब स्कीम नहीं होगा जो एज अ रिलीजियस को प्रमोट कर रहा है। इंडिया में कोई रिलीजियस मतलब प्रमोट नहीं किया जाता, जैसे मान लो मतलब इस्लामिक कंट्री, तो उन लोग वहाँ पे इस्लाम को प्रमोट किया जाता है, लेकिन इंडिया में कोई मतलब आप कह सकते हो कि मतलब रिलीजियस प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये सेकुलर का मतलब ये है कि ऑल रिलीजियस आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 में देखा जाता है कि जो भी है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी चलिए फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 4 नंबर में डेमोक्रेटिक। तो आपको तो पता ही है कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी में 2 तरह की डेमोक्रेसी होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। इंडिया में देखिए मैं दिखाता हूँ, ये मान लो आप डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, 2 होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल जहाँ जो है यूएसए में, और एक होता है पार्लियामेंट्री ब्रिटेन में, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको 4 डिवाइस मिलता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द 2 टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको स्विट्जरलैंड में दिखने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास ज़्यादा पावर मतलब होता है, ठीक है। जो भी पावर है, जो गवर्नमेंट को इलेक्ट भी कर सकता है और गवर्नमेंट को रिकॉल करके आप मतलब नीचे भी ला सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। वो डायरेक्ट आप स्विट्जरलैंड में देख सकते हो, ठीक है। वहाँ का जो मतलब पीपल है वो, उनके पास रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है एंड पब्लिसाइड, मतलब ये सारे पावर है उन लोगों के पास। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप जो मतलब मतलब इलेक्ट करते हो वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अगर मतलब आपको रिप्रेजेंट करेगा जाके, ठीक है, ऊपर जाके मतलब सीट में जा, जो भी आप इलेक्ट करते हो, ठीक है, जो इलेक्शन जीत के जाता है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी on the other hand, representatives elected by the people exercise and the supreme power and thus carry on the government and make the laws. This type of democracy also known as representative democracy. आप जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल सकते हो, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं आपको। इज ऑफ 2 काइंड, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, ठीक है, याद रखना। डेमोक्रेसी समझ में आ गया। चलिए फिर अभी नेक्स्ट रिपब्लिक देखते हैं। तो डेमोक्रेसी में मैं बता देता हूँ फिर से, डेमोक्रेसी में एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपके पास रेफरेंडम, इनिशिएटिव, ठीक है, फिर रिकॉल एंड पब्लिसाइड, 5 तरह के की पावर होता है जो आप स्विट्जरलैंड में देख सकते हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हो, ठीक है। उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड होता है
हेड ऑफ द मतलब स्टेट होता है वो इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो इन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक होता है मोनार्की एंड रिपब्लिक। दो तरह के, एक मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की क्या होता है? मोनार्क जो हेरिडेटरी होता है, ठीक है, जो मतलब जैसे मान लो दादा का मतलब दादा के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र, ऐसे मतलब हेरिडेटरी होता है, एक के बाद एक, मतलब एक मतलब आप कह सकते हो कि एक फैमिली ही बनता है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक में क्या होता है कि कोई भी बन सकता है, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया में प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, ये हम इलेक्ट नहीं करते, लेकिन हम तो एमपीज को इलेक्ट करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हैं। तो इन्होंने इन लोग मिलके इनडायरेक्ट इलेक्शन करके फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग के इंडिया में दिखा जाता है। तो इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट enjoy a hereditary position, that is he comes into office through succession, for example ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में देखा जाता है जो प्रेसिडेंट होता है वो मतलब आप देख सकते हो कि जो फैमिली में होता है एक के बाद एक चलता जाता है, ठीक है। इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, यूएसए फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंडिया भी है, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन यूएसए का डायरेक्ट इलेक्शन है। तो therefore the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years, ठीक है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, याद रखना। और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव। ये सारे जो मैं मतलब जब क्लास में आप मैं बताता जाता हूँ, आप क्या करना कि एक शीट ले लेना, या फिर रफ कॉपी नहीं, आपको एक प्रॉपर कॉपी ले लेना, ताकि जो भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ बताता हूँ वो आप मार्क कर लेना या फिर आप लिख लेना, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको ज़्यादा ज़्यादा हेल्प हो समझने में, ठीक है। क्योंकि बाद में आप फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या था इसका मतलब कंसेप्ट क्या था। जो भी मैं बताता हूँ वो देख लेना। हल मतलब ये भी है कि आप ये वीडियोस दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। फिर भी आप क्या कर लेना, जो भी आप शीट ले लेना या फिर एक्स्ट्रा कॉपी ले लेना, तो आप लिख लेना, ठीक है, ये जो मैं एक्स्ट्रा कुछ बताता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं जस्टिस। जस्टिस पे क्या है कि कौन सी चीज़ों पे जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। एक होता है सोशल जस्टिस, एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस, एक होता है पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस डिनोट द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन दिस कास्ट, कलर, रेस एंड सो ऑन। It means absence of privilege being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of backward classes and women, ठीक है। अभी देखना कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एससी एसटी को, हाँ, बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, फिर वुमेन को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। जो एलाइट क्लास है, ठीक है, जो रिच पीपल है, उन लोगों के हिसाब से इनको गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा, लेकिन एस सी एस टी बैकवर्ड क्लास वुमेन को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ताकि इन लोगों को सोशल जस्टिस मिले। तो मैं बताया था कि इट मस्ट बी कि अगर कोई चाहता है कि वायलेंस ना क्रिएट हो, ठीक है, क्योंकि जब आप जस्टिस के लिए जाते हो तो अगर सिर्फ रिच पीपल को ज़्यादा रिसोर्सेस मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा अनफेयरनेस, ठीक है, अनजस्टिस क्रिएट होता है, तो वायलेंस एराइज होने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसका मतलब कि जो भी पीछे रह गया, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, वुमेन है, उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि उन लोग सब में इक्वलिटी मेंटेन हो, जस्टिस मेंटेन हो, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है, और सोशल जस्टिस में एक याद रखना कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज याद रखना यहाँ पे है, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ
प्रिविलेज, ठीक है, एक्सटेंड टू पार्टिकुलर सेक्शन, कोई भी मतलब सेक्शन को एक्स्ट्रा मतलब प्रिविलेज, ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या हुआ है कि इट डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है। इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वलिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as a distributive justice। तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है कि किसी के पास, मान लो किसी के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली ज़्यादा मतलब रिच है, और किसी के पास मतलब पैसा नहीं है तो वो पोर है। तो ये जस्टिस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो ज़्यादा मतलब रिच पीपल है उन लोगों के पास टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स थोपता है, ठीक है, इनकम टैक्स दो आप, ठीक है, आपके पास जितना इनकम है उनका टैक्स दो, ठीक है। और ये जो पोर पीपल है उन लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, ठीक है। तो मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके पास, ये आदमी के पास 100 रुपये है, ठीक है, और ये आदमी के पास 10 रुपये है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई साहब आपके पास तो 100 रुपये है, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बोला कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, को दे दो, मतलब वो जो स्लैब डिसाइड होता है वो डिसाइड करके फिर मान लो 40 रुपये का टैक्स ले लिया, ठीक है, नहीं सॉरी 50, हाँ 50, या फिर मान लो हाँ 40 रुपये का टैक्स ले लिया। तो यहाँ पे इसके पास कितना रहेगा, 60 रुपये, ठीक है। और अभी ये जो है 40 रुपीज़, ये और गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट का 10 रुपये ऐड करके ये इसको सब्सिडी दे देगा। तो 40 50 और ये 60 हो गया ना, 60 रुपीज़ दोनों का इक्वल, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक जस्टिस भी हो गया। तो पहले जो पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, उसके पास से टैक्स लेके और गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड करके इसको सब्सिडी दे दिया उनको 50 रुपये, तो उसके पास 60 रुपये होगा, इसके पास 60 रुपये हो गया, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया ना। तो वैसे ही इकोनॉमिक जस्टिस होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है कि कोई भी सिटीजन इलेक्शन खेल सकता है, ठीक है, कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकता है। ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड जो भी रिच पीपल है वही पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिकली जो भी मतलब टर्म है एमएलए एमपीज वो खेल सकते हैं, वो ऐसा नहीं है, कोई भी खेल सकता है, इन कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कोई भी मतलब प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे अभी हम लोगों के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू मैम जी प्रेसिडेंट जो है हम लोगों का, हाँ, तो वो क्या है, वो बिलोंग करता है शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी बन सकता है सिटीजन, इंडिया का कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी सिटीजन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और हम लोगों का जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। कहाँ से लिया गया, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना जस्टिस में क्या क्या है, और इसको हम जो इक्वलिटी है वो बाकी बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, लिबर्टी। तो मैंने पहले बताया था लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम, फ्री फ्रॉम एब्स्ट्रेंस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, आपको आप कह सकते हो कि फ्री फ्रॉम एब्स्टेंस, या फिर आप कह सकते हो कि आपको मतलब आज़ादी दिया गया, ठीक है, आप कहते हो ना आज़ादी, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब आज़ादी या फिर फ्रीडम, या फिर आपको कोई भी मतलब रेस्ट्रेंट से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे भी लिबर्टी का और एक मीनिंग भी बताया गया कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करने के लिए एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। तो लिबर्टी का आर्टिकल 19 में दिया गया कि
राइट टू मूव, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिबर्टी में भी क्या हुआ कि आपको लिमिटेशन दिया गया, ठीक है। जो राइट टू मूव है वहाँ पे लिमिटेशन है कि आप आपको बोला गया कि आप कहीं पे भी जाओ, आप केरला जाओ, ठीक है, आप जम्मू एंड कश्मीर जाओ, वहां पर रहो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन क्या है, ये जो सेंसिटिव एरियाज है, मानो एटॉमिक एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, फिर है कि जो भी शेड्यूल ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे जाना मना है, ठीक है। आपको बोला गया कि राइट टू स्पीच, ठीक है, आपको बोलने का लिबर्टी दिया गया है। ऐसा है कि आप कुछ भी गाली गलौज बोल रहे हो कोई भी अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो वो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग जाएगा। तो बहुत सारे सुविधा दिया गया है, लेकिन वो लिमिट के अंदर, ठीक है। होता है ना एक, आप जैसे मान लो कोई भी कुछ भी आप लोगों के साथ करें, लेकिन एक लिमिट के अंदर होता है सब कुछ, कुछ भी हो एक लिमिट के अंदर होता है, ठीक है। तो प्रेम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ, आप कोई भी मतलब वर्शिप करे, ठीक है, बिलीफ फेथ वर्शिप, आप आपको लिबर्टी देगा, आप पूजा करो, ठीक है, आप हिंदू हो तो कुछ कोई भी पूजा करो, आप कोई मतलब कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो कुछ भी करो, कोई मतलब रोकेगा नहीं, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन, अगर इसमें कोई वायलेशन होता है एनफोर्सेबल है, कोर्ट आप जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत रिट इश्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत जाओ, कहाँ पे, हाई कोर्ट, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, आपको ये जो एनफोर्सेबल है आप फंडामेंटल राइट्स पे आपको आपके फेवर में बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रेम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो लास्ट पॉइंट है वो याद रखना, कहाँ से लिया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, यू नो राइट टू इक्वलिटी, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि राइट टू इक्वलिटी क्या है तो बहुत बड़ी गड़बड़ चीज है, ठीक है। द टर्म इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब तो पता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो समान अधिकार, जैसे मान लो मैं लास्ट एग्जांपल दिया कि इसके पास 10 रुपये है और इसके पास 100 रुपये, इसके पास 0, ये तो अनइक्वल हो गया ना। तो इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट इसको 90 रुपये सब्सिडी देगा, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो लास्ट एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं कि इसमें टैक्स लगा के इससे 40 रुपये ले लेगा, इसको 60 रुपीज़ बना देगा, ठीक है। और ये 40 रुपये प्लस 10 रुपये मिला के इसको ये सेकंड जो पार्ट मतलब आदमी है उसको प्रोवाइड करते हैं, इसको भी 60 रुपीज़ बना देगा, तो इक्वल हो गया ना दोनों, ठीक है। तो preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity. This provision embraces 3 dimensions of equality: civic, political, economic, ठीक है। तो फॉलोइंग ये आर्टिकल जो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये सारे इक्वलिटी में आता है, ठीक है, याद रखना। देखो बाकी आप लोग रीड करने से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ये पे देखो डीपीएसपी में, ठीक है, इक्वलिटी बना इक्वल लाने के लिए ये सिक्योर टू मेन एंड वुमेन में इक्वल लाने के लिए इक्वल राइट टू एंड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। ये सारे मतलब एग्जाम्पल्स है। आप अगर पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तब जब आप मेंस के आंसर कोट करोगे लिखोगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंपॉर्टेंट लाइन आप जब कोट करोगे तो आपका ये आंसर यूनिक बनेगा और बाकियों से अलग। और एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा वो ज्यादा इम्प्रेस होगा तो मार्क भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेटर्निटी। तो मैं
बता दो, फ्रेटर्निटी का मीन्स है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा। तो आप इंडिया, जैसे मान लो आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, कोई अगर साउथ में रह रहा है, मान लो केरला में, ठीक है, तो केरला का सिटीजन नहीं है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो या फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आप वेस्ट बंगाल का सिटीजन नहीं हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ही आवाज इंडिया, ठीक है। तो ये क्यों है, ये क्यों मतलब सिंगल सिटीजनशिप, या फिर बोल सकते हो सिंगल सिटीजनशिप क्यों है, क्योंकि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सब में ब्रदरहुड का जो सेंस है वो डेवलप हो, ठीक है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन promote दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया हुआ है, आर्टिकल 51 में से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities। तो इंडिया में आप कहीं पे भी रहो, आप रिलीजियस, लिंग्विस्टिक सभी को पीछे छोड़ के आप सबसे पहले आपका जो मतलब ब्रदरहुड है, आपका भाईचारा है, उसको पहले रखोगे, ठीक है। इन रिलीजियस हो आप, ऐसा नहीं कि आप दूसरे रिलीजियस से भी लिंक करते हो, आपका दोस्त अलग रिलीजन है तो आप इसको मतलब उस हिसाब से देखते हो, ऐसा नहीं। आप एक एज ए होल सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एक ही आवाज बोलेगा कि इंडिया, ठीक है। तो वैसे ही आपको प्रमोट करना है ब्रदरहुड को, ठीक है। ये था सारे क्या जो कीवर्ड्स है प्रेम्बल के, वो सारे थे, ठीक है। अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल में भी बहुत सारे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल जो है वो मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि प्रीलिम्स के लिए या फिर छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए। तो आप अगर लक्ष्मीकांत है आपके पास, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से रीड करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ कोटेशंस है ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी का जो स्लाइड है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले बोला था कि प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन था पहले, ठीक है। फिर 1960 में बेरुवारी यूनियन केस में ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेम्बल का प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपिन्ड दैट प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस है 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसको पहले का जो ओपिनियन था, रिजेक्ट द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, ये तो अपना मतलब जो आंसर था वही चेंज कर दिया। केशवानंद भारती के इसमें कुछ ऐसा हुआ कि अपना जो पहले जो ओपिनियन था वो चेंज कर दिया, फिर बोला कि हाँ हाँ जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर 1995 में फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस आया था, फिर बोला कि सुप्रीम कोर्ट अगेन बोला कि प्रेम्बल यस प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो फाइनली जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो केसेस है वो याद रखना, ठीक है, कौन से केसेस कब कब आया था और क्या उसमें क्या था, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल। तो क्या प्रेम्बल अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो ये देखिए, बेरुवारी यूनियन 1960 में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट पहले बताया था, द कोर्ट स्टेटेड दैट ओपिनियन टेंडर्ड बाय द बेरुवारी यूनियन इन दिस रिगार्ड रॉन्ग, ठीक है। तो प्रेम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं तो इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में 1973 में क्या बोला कि हाँ ठीक है प्रेम्बल अमेंड कर सकते हो, लेकिन किंतु आ गया बट, ठीक है, बट आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। इट अर्जेस दैट द प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द पिटिशनर्स contended that the amending power of the Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic element of or the
फंडामेंटल फीचर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन विच आर एंशंट इन द प्रेम्बल। तो और एक बात याद रखना, जो बेसिक बेसिक फीचर्स के बारे में, बेसिक एलिमेंट के बारे में बताते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कौन सा बेसिक एलिमेंट है। तो जब कुछ मतलब केसेस आता है तब मतलब वो प्रूफ होता है कोर्ट में कि कौन सा चीज़ बेसिक है, ठीक है, बेसिक पार्ट है या फिर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है या फिर आप कह सकते हो फंडामेंटल पार्ट है, ये सारे बात है। तो आर्टिकल जो 368 है उसके तहत आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अमेंडमेंट कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़खानी नहीं करोगे, कोई भी टच नहीं करेगा, ठीक है। अगर टच करोगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आएगा, डिसमिस करके आपको खत्म कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, एक है लेजिस्लेशन, ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूशन और एक होता है जुडिशियरी। तो आप लेजिस्लेशन लॉ बना लो, ठीक है, लॉ बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव को दे दो एग्जीक्यूशन करने के लिए। यहाँ पे जुडिशियरी बैठा हुआ है भाई, हाँ, जुडिशियरी क्या करेगा फिर, देखेगा कि आपका जो लॉ है वो किया है, ठीक है, राइट वायलेट कर रहा है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे होने से डायरेक्ट स्ट्राइक डाउन करेगा, खत्म करेगा आपका जो लॉ है, ठीक है। जुडिशरी यहाँ पे ऐसे इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिपेंडेंटली वैसे मतलब ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो आपका जो लॉ बन के आया वो डायरेक्ट स्ट्राइक डाउन करके खत्म कर देगा, ठीक है, ये याद रखना। तो प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार, एक ही बार अमेंडमेंट किया गया था प्रेम्बल 1976, क्या ऐड किया गया था 42nd Constitution Amendment, which added 3 new words: socialist, secular, and integrity to the preamble. This amendment was held to be valid. ठीक है, ये सारे जो मैं अभी बताया ये था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस तो बाकी आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी भी बहुत सारे ऐसे होता है कि क्वेश्चंस अराइज होता है कि अरे प्रेम्बल को अगर मतलब कुछ है ही नहीं प्रेम्बल को, तो प्रेम्बल को क्यों रखा। तो जो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स था उनका माइंड रीड करने के लिए प्रेम्बल है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस अराइज होता है, बट ये बाकी अगर कोई वायलेशन होता है तो खत्म हो जाता है। तो वही यही था प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। बाकी आप अगर फिर से मतलब मैं जैसे बताया था कि पहले अपना जो बुक है वो रीड करो, फिर मेरा वीडियोस लेक्चर सुनो, कोई भी डाउट हो पूछो, फिर अपना बुक फिर से रीड करो, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये इतना तक ही था। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, वॉच माय वीडियोस, एंड अगर अच्छा लगे मतलब आपको हेल्पफुल हो, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे डिटेल्स में आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब अच्छी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से करो, और बाकी मेरे जितना वीडियोस है तो आप देखो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।